Hello students, welcome to Geography Guru channel. This is our first session of class 10th history chapter number 1 nationalism in Europe. यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी हम हिस्ट्री को शुरू करने वाले हैं, इतिहास को शुरू करने वाले हैं। और जैसे ही हिस्ट्री का नाम लेते हैं कई बार बच्चों के मन में ये होता है कि बोरिंग सब्जेक्ट है ये। वास्तव में ऐसा नहीं होता। ये जो आपका चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहली चीज़ ये होती है कि जैसा हम शुरुआत करते हैं हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा एटीट्यूड, सोच वैसी डेवलप हो जाती है कि हमारा पहला चैप्टर कैसा है। अगर पहला चैप्टर आपको समझ में नहीं आता तो आपको लगता है हिस्ट्री काफ़ी बोरिंग है, हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, फोकस नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर पहला चैप्टर आपका अच्छा जाता है तो आपको लगेगा सब कुछ आसान है। तो वास्तव में 10th क्लास की जो हिस्ट्री है वो बहुत आसान है। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं राष्ट्रवाद की, और हम बात करने वाले हैं कुछ और इतिहास की, जैसे ग्लोबलाइजेशन की है, हम बात करेंगे प्रिंट कल्चर की है, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो 10th क्लास की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी होने वाली है। लेकिन जैसा मैंने कहा वैसा आपको लगा नहीं होगा पहली बार जब आपने बुक को उठाया और जब पहला चैप्टर निकाला। एक चीज़ आपको लगी होगी कि चैप्टर बहुत लेंथी है। दूसरी चीज़, जब आपने चैप्टर को पढ़ने की कोशिश की तो एक और चीज़ आपको लगी होगी कि इसकी लैंग्वेज काफ़ी डिफ़िकल्ट है। वास्तव में ऐसा है, लेकिन अगर इसको हम ठीक से समझ के साथ करें तो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत आसान है। क्योंकि हिस्ट्री को पढ़ने का एक अलग तरीका होता है। इसमें हमें कंसेप्ट्स हैं वो हमारे क्लियर होने चाहिए। हमें कोरिलेट करना होता है हमारे आसपास के एग्जाम्पल से, हमारे हिस्ट्री से, जो बाहर की हिस्ट्री होती है। तो वैसा ही हम कुछ करने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में, जो है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन यूरोप। तो काफ़ी लेंथी चैप्टर ज़रूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर में से बनने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें हम कवर करने वाले हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये चैप्टर। तो इसलिए इसको हम कुल 7 एपिसोड्स में हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहले हम जान लें कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि राष्ट्रवाद होता क्या है, उसको समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। हम बात करेंगे शुरुआत में यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कौन से फैक्टर थे जिन्होंने इसमें सहयोग दिया। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करेंगे हम। फ्रेडरिक सोरियू जो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन्होंने कुछ ऐसी कलाकृति, पेंटिंग्स बनाई थी जिन्होंने पहली बार ये विचार दिया था। नेपोलियन का अहम योगदान रहा था। उदारवादियों ने इस राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद किया था। कुछ क्रांतियां होती है, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। और उन्हीं क्रांतियों से, वीना कांग्रेस से होते हुए हम जाएंगे एकीकरण की तरफ। इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, उनके एकीकरण की बात करेंगे। ये जो हमारा चैप्टर है, ये चैप्टर 1789 से शुरू होकर के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि 1914 तक का इतिहास है, 126 वर्षों का। उसके बीच में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, कैसे राष्ट्र राज्य बने, वो सब कुछ हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। ओके, अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा, क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा कि क्या भारत जैसा हम देखते हैं, कैसा देखते हैं? 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश है। क्या पहले भी ऐसा ही था? आज़ादी से पहले नहीं था। उससे पहले अलग स्वरूप था। उससे पहले और पीछे जाएंगे तो उससे पहले और भी अलग स्वरूप था भारत का। और उस वक्त राष्ट्रवाद या राष्ट्र राज्य नाम की कोई भावना नहीं थी भारतीयों में। गांधी जी और बहुत से नेता हमारे रहे हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी जो रहे हैं, जिनका योगदान रहा, जिसके कारण भारत में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। लोग एक भारत के बारे में सोचने लगे। ऐसा ही कुछ यूरोप में हुआ है। यूरोप में भी ये राष्ट्र राज्य जो हम देखते हैं वैसे राष्ट्र राज्य नहीं थे पहले। पहले राजतंत्र था, जहां पर जिसका जितना कब्जा हुआ वो देश बन जाता था, देश बनता था, राष्ट्र नहीं बनता था। और जैसे ही दूसरे देश ने आक्रमण किया उसके अधीन आ जाती थी जनता, उनकी लॉयल्टी बदल जाती थी, देश के प्रति लॉयल्टी नहीं थी। फिर ये राष्ट्र राज्य कहाँ से निकल के आए? बहुत एक इंटरेस्टिंग इनकी कहानी रही है कि कैसे राष्ट्र राज्यों का
यूरोप में उदय हुआ और उसके बाद पूरे विश्व में उसी से प्रेरणा लेकर के राष्ट्र राज्य वो गठित होते हैं। तो ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर होता है, पहला जो एपिसोड होता है, इसलिए पहला एपिसोड थोड़ा सा लेंथी होता है। ज़रूरी भी है क्योंकि हमें कंसेप्ट्स को समझना होता है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। तो हम हमारे पहले एपिसोड की शुरुआत करें। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद है पूरे यूरोप में एक ताकत के रूप में उभर के आता है। कब उभर के आता है? 19वीं शताब्दी के दौरान, यानी 1800 से 1900 के बीच में। क्या उभर के आता है? राष्ट्रवाद। इसकी भावना है पूरे यूरोप में काफ़ी तेज़ी से उभर के आती है। सभी देशों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास होता है और इससे यूरोप के राजनीतिक मानचित्र और मानसिक तौर पर अगर हम बात करें, राजनीतिक और मानसिक जो दुनिया उसमें व्यापक बदलाव आते हैं, लोगों की सोच में बदलाव आते हैं। और जो राजनीति है, राजनीतिक तौर पर हम राष्ट्र देखते हैं, उसमें बदलाव आते हैं। कई नए राष्ट्रों का गठन होता है और इसी के परिणाम स्वरूप जो राजनीतिक या मानसिक दुनिया में जो बदलाव आते हैं, नए राष्ट्र राज्यों का गठन होता है। ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, इस प्रकार के देशों का गठन होता है। तो ये राष्ट्रवाद ये उभर के आया 19वीं सदी में और राष्ट्र राज्यों का गठन हुआ। अब ये दो टर्म क्या है, पहले इन दोनों टर्म को हम जानते हैं, कोशिश करेंगे कि ये राष्ट्रवाद क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्रवाद को जानना क्योंकि पूरा चैप्टर ये और थर्ड चैप्टर हमारा राष्ट्रवाद के आसपास ही घूमेगा। राष्ट्रवाद क्या है? समाज या राज्य के साथ एकता की भावना, मातृभूमि के लिए प्रेम और भक्ति, देश की राजनीतिक पहचान में विश्वास, ये राष्ट्रवाद के मूल गुण हैं। राष्ट्रवाद अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो देश के प्रति जो प्रेम है वो राष्ट्रवाद है। देश के प्रति जो लगाव है वो राष्ट्रवाद है। देश के प्रति जो भक्ति है वो राष्ट्रवाद है। देश के प्रति जो लॉयल्टी है वो राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद जब हमें एक महसूस हो कि हम किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे हैं, हम किसी देश से जुड़े हुए हैं, चाहे हम इतिहास के द्वारा जुड़े हुए हैं, चाहे हम संस्कृति के द्वारा जुड़े, हमें ये लगता है कि हम सब एक हैं, तो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रीय भावना है। एक होने का भाव राष्ट्रवाद है। अब हम भारतीय रह रहे हैं, चाहे हम किसी भी भाषा को बोल रहे हो, चाहे हम किसी भी प्रदेश में, राज्य में रह रहे हो, लेकिन हमें लगता है कि हम सब भारतीय हैं, तो ये राष्ट्रवाद है। अगर और हम थोड़ा इजी लें तो हम ये समझ सकते हैं कि जब सुबह असेंबली में, स्कूल में नेशनल एंथम गाया जाता है, हम खड़े होते हैं, बड़े जोश से गा रहे होते हैं और एक जो भावना उस वक्त हमारे दिल में, मन में होती है, वो राष्ट्रवाद होती है, देश के प्रति समर्पण, प्यार। ऐसा ही जब भारत पाकिस्तान का इंडो पाक मैच हो रहा होता है, क्रिकेट मैच आपने देखा होगा, तो वो क्रिकेट मैच जो हो रहे होते हैं तो उस वक्त हम मैच देख रहे होते हैं। हम देख रहे होते हैं कि कोहली, रोहित शर्मा या पहले सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे हैं और वो रन बना रहे हैं। तो हम उस वक्त भूल जाते थे कि हम कौन सी भाषा, संस्कृति से संबंध रखते हैं, कौन से भाग से संबंध रखते हैं। हम उकड़ू बैठ करके पूरा मैच देखते थे, हिलते भी नहीं थे कि कहीं आउट ना हो जाए। तो ये देश के प्रति जो प्यार है, यही राष्ट्रवाद है। आप इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ बुकिश नॉलेज को ही यूज़ करो। तो देश के प्रति जो लगाव, प्यार या एक होने का भाव है, वो राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद एक विश्वास है, यानी कि एक विचारधारा है, पंथ या राजनीतिक विचारधारा इसे कह सकते हैं, जिसमें एक व्यक्ति की पहचान राष्ट्र के साथ जुड़ना शामिल होता है। यानी कि एक व्यक्ति की पहचान उसके राष्ट्र से होने लग जाती है, तो उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। क्लियर, समझ में आया? यानी कि देशभक्ति की भावना, देश के प्रति लगाव, देश के प्रति समर्पण, देश के प्रति लॉयल्टी, देश से जुड़ाव, एक होने का भाव, ये सभी राष्ट्रवाद है। ओके, तो ये था राष्ट्रवाद। अब ये राष्ट्रवाद, पूरी कहानी जो इस चैप्टर में घूमेगी वो इसी राष्ट्रवाद के आसपास घूमेगी कि ये राष्ट्रवाद का विकास हुआ कैसे। अब इसकी शुरुआत जो होती है वो फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा होती है। आपके चैप्टर की शुरुआत हो रही है, हालांकि इससे थोड़ा और फिर फ्लैशबैक में जाएंगे कि उससे पहले भी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन फ्रेडरिक सोरियो ने सबसे पहले राष्ट्र राज्यों की कल्पना की थी। अब ये फ्रेडरिक सोरियो भाई साहब कौन थे, सबसे पहले उनके बारे में जान लेते हैं। फ्रेडरिक सोरियो जो थे, ये एक फ्रांसीसी कलाकार थे, फ्रेंच आर्टिस्ट थे। उन्होंने 1848 में प्रिंट तैयार किए थे। कितने? 4 प्रिंट तैयार किए थे। यानी कि उन्होंने डेमोक्रेटिक और सोशल
जो आसपास की लाइफ थी उससे मिलकर के एक जो डेमोक्रेटिक और सोशल दुनिया या कंट्री का सपना देखा था। तो उन्होंने 4 प्रिंट की एक श्रृंखला तैयार की थी। कौन थे? फ्रांसीसी कलाकार थे। 1848 में वो 4 प्रिंट की एक श्रृंखला सीरीज तैयार करते हैं, 1 2 3 4 लगातार। अब वो 4 प्रिंट थे, उनमें क्या दिखाया था सबसे पहले वो जानने की हम कोशिश करेंगे। उन्होंने दिखाया था उन 4 जो प्रिंट थी उनमें कि यूरोप और अमेरिका के पहले प्रिंट में लोगों में स्वतंत्रता की प्रतिमा को मार्च करते और श्रद्धांजलि देते हुए दिखाया गया था। उसमें दिखाया गया था स्वतंत्रता की देवी, और अमेरिका और यूरोप के लोग थे उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे। वहाँ पे लाइन लगी हुई थी, ऐसा आपकी बुक के पहले ही पेज के ऊपर पिक्चर दी गई है, जिसमें आप एनसीईआरटी बुक में आप देखोगे। तो पहला जो प्रिंट था उसमें ये दिखाया गया था। उन्होंने दूसरे प्रिंट में दिखाया था कि स्वतंत्रता की प्रतिमा को एक महिला के आकृति के रूप में व्यक्त किया गया है, यानी कि स्वतंत्रता उसको एक महिला का रूप दिया गया है, रूपक प्रदान किया गया है। उनके एक हाथ में आत्मज्ञान की मशाल है, तो दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का चरित्र धारण किए हुए है। मनुष्य के अधिकारों का पत्र है, वहाँ पर मनुष्य के अधिकार उनके हाथ में। तो उसमें दूसरे में दिखाया गया था कि स्वतंत्रता जब होगी तो लोगों के पास अपनी आज़ादी होगी, लोगों के पास अधिकार होंगे, ऐसी कल्पना की गई थी। उसके बाद जो तीसरा चित्र था, पेंटिंग जो थी, उसमें उन्होंने दिखाया कि झंडों राष्ट्रीय वेशभूषा के माध्यम से दुनिया के जो लोग हैं वो अलग अलग हैं। उनमें अलग अलग झंडों से अलग अलग वेशभूषा उसमें लोगों को दिखाया गया था, जो प्रतीक था कि ये सभी अलग संस्कृति अलग देश से संबंध रखते हैं, यानी ऐसी कल्पना की गई थी। उसके बाद जो चौथा पिक्चर था उसमें दिखाया गया था, यानी कि चौथी जो सीरीज़ थी, 4 पिक्चर उन्होंने बनाए थे, उसमें उन्होंने बताया था कि निरंकुश संस्थाएं, यानी कि जो राजतंत्र है, जो एब्सोल्यूट पावर है, उनके अवशेषों को पृथ्वी पर टूटे और बिखरते हुए दिखाया गया था। इसका अर्थ जो था, संकेत जो था, वो ये था कि रूढ़िवाद है उसका अंत होने वाला है। तो 4 चित्र बनाए थे फ्रेडरिक सोरियो ने 1848 में। पहले में उन्होंने स्वतंत्रता की देवी की पूजा करते हुए दिखाया गया था, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए दिखाया था यूरोप और अमेरिका के लोगों में। दूसरे में उन्होंने यूरोप और अमेरिका के लोगों को अलग अलग झंडों राष्ट्रीय वेशभूषा के साथ दिखाया था, जो प्रतीक था कि अलग अलग राष्ट्रों से संबंध रखते हैं। तीसरे में उन्होंने दिखाया था कि स्वतंत्रता की देवी है, उसके पास ज्ञान की मशाल और अधिकारों के पत्र है। और चौथे में उन्होंने दिखाया था कि निरंकुशवाद का अंत होने वाला है, रूढ़िवादिता का अंत होने वाला है। तो ये 4 चित्र थे जो उस वक्त काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे। ये प्रतीक यूज किया था कि ऐसा होने वाला है, कल्पना की गई थी, और वास्तव में ये कल्पना शुरुआत थी, साकार जो होने वाली थी। और ये उस वक्त की परिस्थितियाँ थी कि कैसे लोग एकजुट हो रहे थे, एक दूसरे से अलग हो रहे थे एक सामूहिक पहचान के आधार पर। यानी कि वहाँ पर कुछ पुराने राज्य टूट रहे थे तो नए राज्य बन रहे थे, नए राज्य बन रहे थे जो राष्ट्र राज्य के आधार पर बन रहे थे, साझी संस्कृति के आधार पर, साझी भाषा के आधार पर, साझे इतिहास के आधार पर। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन बनता है कि फ्रेडरिक सोरियो कौन थे और उन्होंने अपनी श्रृंखला में क्या दिखाया था। तो ये 4 जो चित्रों की एक सीरीज तैयार की थी, उसमें उन्होंने ये सब कुछ दर्शाने की कोशिश की थी। तो थोड़ा सा जनरल आपको पता होना चाहिए, आप बाकी लिख दोगे, क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पहला जो एक प्रतीक था जिसकी कल्पना की गई थी, यानी कि हम लिखित तौर पर कह सकते हैं जिसकी कल्पना की गई थी। लेकिन राष्ट्र राज्य की शुरुआत या राष्ट्रवाद की शुरुआत इससे नहीं हुई थी, उससे पीछे हो चुकी थी। लेकिन उस पर जाने से पहले हम थोड़ा सा समझ लें कि ये राष्ट्र राज्य जिसकी कल्पना की थी फ्रेडरिक सोरियो ने, ये क्या था। एक राज्य जो खुद को एक अलग राजनीतिक और भौगोलिक इकाई के रूप में स्थापित करता है और एक पूर्ण और संप्रभु क्षेत्रीय इकाई के तौर पर कार्य करता है, उसे हम राष्ट्रीय राज्य बोलते हैं। यानी कि राष्ट्र राज्य क्या है, नेशन स्टेट क्या है, जो एक अलग भौगोलिक इकाई हो, जिसके अपने अधिकार क्षेत्र हो, अपनी राजनीतिक संस्थाएं हो, उसे राष्ट्र राज्य का नाम दिया गया। जैसे आधुनिक जो राज्य हैं, देश जो हैं, वो राष्ट्र राज्य है। भारत क्या एक राजनीतिक इकाई है, अलग राजनीतिक इकाई है, हम अपने निर्णय खुद ले सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं, हमारे अपने नियम कायदे कानून हैं, तो हम राष्ट्र राज्य हैं। तो ये राष्ट्र राज्य उस वक्त नहीं थे जिनकी कल्पना की गई थी। जैसे अब हम यूरोप का एक मैप देखते हैं, ये देखिए कि ऐसे यूरोप दिख रहा है। ओके, अब इसमें आपको जो देश दिखाई दे रहे हैं, यूके, बड़े देशों की बात कर रहा हूँ मैं, फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी, ये देश उस वक्त नहीं थे।
यानी कि इनका गठन ही नहीं हुआ था। तो इन देशों का जो गठन हुआ था जो आज के स्वरूप में, वो उस राष्ट्रवाद का परिणाम था। पहले सिर्फ राजतंत्र था और जहाँ तक कब्जा हुआ, आक्रमण हुआ, वही देश बन जाता था, वो राष्ट्र से अलग था। चलिए हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये उससे पहले, राष्ट्र राज्य गठन से पहले किस प्रकार की सरकार होती थी। तो उस वक्त से पहले जब राष्ट्र राज्यों का गठन हुआ तो उससे पहले निरंकुश सरकार होती थी। ये भी एक छोटी छोटी टर्म्स है, राष्ट्र राज्य, राष्ट्रवाद और निरंकुश सरकार। ये क्योंकि छोटी छोटी टर्म्स हैं, इस चैप्टर में हम बार बार यूज़ करेंगे, 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको मैं क्लियर कर रहा हूँ पहले। तो निरंकुश सरकार क्या होती है? निरअंकुश, जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो, यानी कि सरकार की एक ऐसी प्रणाली जिसमें असीम शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति या कोई समूह में निहित होती है। ये राजतंत्रीय सरकार होती है। जब राजा बनते थे तो उनके पास सारी शक्तियाँ होती थी। आपने 9th क्लास में पढ़ा है, लुई 16 कहा करता था, आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ, मैं ही कानून हूँ, मैं ही न्यायपालिका हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो वो निरंकुश सरकार होती थी जिसके ऊपर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता था, जनता का दबाव नहीं होता था, वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होती, तो उसे निरंकुश सरकार कहते हैं। तो वो निरंकुश सरकार होती थी जो फ्रेडरिक सोरियो ने कल्पना की थी कि ये निरंकुश सरकार ढह जाएगी और लोकतांत्रिक सरकार आएगी, स्वतंत्रता आएगी, लोगों के पास अधिकार होंगे, ऐसी कल्पनाएं शुरू हुई थी। लेकिन इसकी शुरुआत यहाँ से नहीं हुई थी। फ्रेडरिक सोरियो भी जहाँ से प्रेरित थे वो थे फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिन्होंने पहली बार हमें कई नए विचार दिए थे। यानी यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय है उसकी शुरुआत या उसकी नींव, वो नींव पड़ती है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, फ्रांस की क्रांति से। अब फ्रांस की क्रांति, उसके बाद नेपोलियन, उनका योगदान रहा था, और उसके बाद अगर हम कहें तो फ्रेडरिक सोरियो ने कल्पना की थी। तो हम, क्योंकि फ्रेडरिक सोरियो तो एक शुरुआत में हमने एग्जाम्पल लिया है कि फ्रेडरिक सोरियो ने कैसे कल्पना की थी, ताकि हम कुछ टर्म्स को क्लियर कर पाएँ कि राष्ट्र राज्य और निरंकुशवाद क्या थे। तो चलिए हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर चलते हैं, जहाँ से हमारा पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनने वाला है। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई थी? आपने पिछली क्लास में पढ़ा है 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति की शुरुआत होती है। अब फ्रांस की क्रांति है, इसने कई तरीके से कई प्रकार के विचार हमें दिए। सबसे पहले तो ये कि फ्रांसीसी क्रांति वो 1789 में होती है और ये राष्ट्रवाद की शुरुआत की प्रतीक थी। कहाँ? यूरोप में नहीं, पूरे विश्व में। पूरे विश्व में राष्ट्रवाद की शुरुआत की प्रतीक यही फ्रांस की क्रांति थी, जिन्होंने राष्ट्र राज्य का विचार दिया था। इस फ्रांस की क्रांति की प्रमुख विशेषताएं क्या थी वो हम जान लेते हैं। पॉइंट्स में मैंने किया ताकि आप इजीली इसको समझ पाओ। 1789 में फ्रांस पूर्ण राजशाही के अधीन था। लुई 16 वहाँ के राजा सम्राट थे और पूर्णतः राजतंत्र था वहाँ पर। लेकिन क्रांति के बाद सम्राट को फ्रांसीसी लोगों के साथ अपनी जो संप्रभुता है उसको शिफ्ट करना पड़ा, हस्तांतरित करना पड़ा। यानी कि सम्राट को इस क्रांति के बाद अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी और लोगों को सारे अधिकार देने पड़े। फ्रांस की क्रांति ने फ्रांसीसी लोगों के बीच एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा की। सामूहिक पहचान की भावना तो हालांकि वो मिलकर के लड़े थे, लेकिन उसके बाद जो कदम उठाए गए थे वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, जिससे उन लोगों को एक होने का भाव दिया। जैसे ला पैट्री और ला सिटियोन, पेतितव यानी कि फ्रांस को पितराष्ट्र के तौर पर कल्पना की गई, और ले सिटियोन यानी कि ये सभी उसकी संतान है, फ्रांस की संतान है, उसके सिटीजन है। तो ये नए विचार जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी तो ये आया कि हम सभी फ्रांस की संतान है और फ्रांस हमारे लिए पिता के समान है, जैसे हम भारत माता मानते हैं और हम सभी भारत माता की संतान है। तो ऐसे विचार वहाँ पर आए। तो पहले, सबसे पहले कल्पना जो राष्ट्रवाद की थी वो यहीं से शुरू होती है। इसी तरीके से एक नया फ्रेंच फ्लैग, तिरंगा है, वो दिया गया, जो पहले शाही झंडा था उसके स्थान पर अपनाया गया। तो इसने भी वहाँ पर राष्ट्रीय, जो फ्रांस के लोग थे उनमें एकता का भाव पैदा किया। इसके साथ साथ कुछ और भी प्राण थे, जैसे कि नागरिकों ने थे, उनके कानूनों में बदलाव हुए, राष्ट्रीय सभा का नाम बदला गया, एक केंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना भी हुई। यूरोप में एक जैसा कानून लागू हुआ। जब एक जैसा कानून होता है, एक तरीके से शासन करते, तो ऑटोमेटिक ये होता है कि हम एक देश के हिस्सा, ये भावनाएं आती है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, लोग और ज़्यादा जुड़े उस देश के साथ। आंतरिक कस्टम और बकाया कर समाप्त कर दिया जाता है उस क्रांति के बाद।
और पूरे देश में एक जैसे कर यानी कि समान वजन या कर के उपाय किए जाते हैं, कर सिस्टम एक जैसा होता है, तो उनको आर्थिक तौर पर भी लगा कि हमारा एकीकरण हो गया, हम यूरोप में रहने वाले एक हैं। और फ्रेंच उस राष्ट्र की भाषा बन जाती है, सभी लोग हैं वो फ्रेंच भाषा का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ कारक थे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के प्रभाव कह सकते हैं कि उसके बाद वहाँ के लोगों में ऐसे क्या कदम उठाए गए या फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कौन कौन से प्रभाव पड़े जिसके कारण वहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। ये जानना जरूरी है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले वहाँ राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। क्यों नहीं थी? उन्होंने संघर्ष किया था, उन्होंने लड़ाई की थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने एक शासक के खिलाफ संघर्ष किया था, भूखमरी के कारण तंग होकर के संघर्ष किया था, लेकिन उस वक्त वो भावना नहीं थी कि हम एक राष्ट्र कहते हैं। लेकिन उसके बाद जो कदम उठाए गए उनमें ये भावना आई कि हम एक राष्ट्र का हिस्सा है। जैसे सांझी भाषा, एक जैसी कानून व्यवस्था, एक जैसे मापतोल के पैमाने, एक जैसी कर व्यवस्था, एक जैसा झंडा, ये कुछ कदम थे। ओके, तो इन्होंने शुरुआत में राष्ट्रवाद के बीज बोए, ये बीज था, और जिसने बाद में प्रेरणा दी बाकी और देशों को। लेकिन ये छोटे जो बीज थे उसको पौधा बनाया, वो बनाया था नेपोलियन ने। नेपोलियन ने कुछ और कदम उठाए। नेपोलियन जिन्होंने 1799 से लेकर के 1799 से लेकर के 1815 तक उन्होंने शासन किया था 16 वर्षों के लिए। 1799 में वो वहाँ पर पूर्ण रूप से तानाशाह बन जाते हैं। नेपोलियन जो काफ़ी बहादुर वहाँ के शासक रहे हैं, काफ़ी सारे उनके कदम जो क्रांतिकारी कदम रहे हैं, नेपोलियन के बारे में बहादुरी के किस्से आपने ज़रूर सुने होंगे। उनमें से एक किस्सा मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे कि कहा जाता है कि नेपोलियन ने लगभग पूरे यूरोप को विजिट कर लिया था, और जब उन्होंने विजिट कर लिया था तो एक बार ऐसा होता है कि वो चारों तरफ से सेनाओं से घिर जाते हैं, और घिरने के बाद एक बुढ़िया जो वहाँ पर होती है वो उसे कहती है कि अब हमें मतलब हथियार छोड़ने पड़ेंगे, हम घिर चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। तो नेपोलियन कहता है ये तो अच्छी बात है, हम चारों तरफ से घिर चुके हैं, इसका मतलब ये कि हम चारों तरफ किसी भी तरफ गोली चला सकते हैं, मरेगा दुश्मनी। तो पॉजिटिव एटीट्यूड था उनका, नेपोलियन का। तो वही नेपोलियन जिन्होंने 1799 से 1815 के बीच में शासन किया था, और 1799 में वो तानाशाह बन जाते हैं। उन्होंने हालांकि लोकतंत्र को नष्ट कर दिया था जो फ्रांस की क्रांति के बाद स्थापित हुआ था, लेकिन उन्होंने कुछ क्रांतिकारी सुधार किए थे। उन्होंने 1804 में कुछ कानूनी सुधार किए थे जिसे हम नेपोलियन कोड या फिर नागरिक संहिता के नाम से जानते हैं, जो कानून नए स्थापित किए गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेपोलियन कोड की मुख्य विशेषताएं क्या है आपके 3 मार्क्स के लिए या 5 मार्क्स दोनों के लिए। तो नेपोलियन कोड है वो लागू होता है कब? 1804 में। उन्होंने कानून के समक्ष समानता स्थापित की। पहली चीज़ कि कानून की नज़रों में सब समान होंगे, चाहे वो राजा हो चाहे वो रंक हो, सबको, जैसे विशेष तौर पर जो मंत्री या जमींदार थे उनको विशेष अधिकार प्राप्त थे, वो ख़त्म कर दिए। तो पहली चीज़ थी कानून की समानता स्थापित की उन्होंने। दूसरे था जन्म के आधार पर सभी विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। जमींदार के बाद वहाँ फ्यूडल सिस्टम था कि उसके बाद उनको अधिकार मिलेंगे, वो चीज़ें ख़त्म कर दी, यानी समानता की तरफ एक और कदम उठाया। तीसरा ये था फ्रांसीसी नागरिकों को संपत्ति का अधिकार दे दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी। पहले ऐसा होता था कि प्रॉपर्टी है कभी भी राजा छीन सकता है, सम्राट छीन सकता है, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया ताकि लोग और अधिक मेहनत से अपने व्यापार अपने काम धंधों पर ध्यान दें। यहाँ पे नेपोलियन की इमेज डाली गई है। उसके बाद चौथी जो इस नेपोलियन कोड के तहत सुधार किया गया था वो था सरलीकृत प्रशासनिक विभाजन। उन्होंने प्रशासनिक विभाजन है उसका एक निश्चित पैमाना निश्चित किया, यानी कि पहले ये था कि किसी भी इलाके को कैसे ही बांट दिया जाता था, लेकिन अब उन्होंने कुछ आधार निश्चित किए ताकि प्रशासन के लिए आसान हो। इस तरीके से उन्होंने अपने राज्य का विभाजन किया। उन्होंने सामंती व्यवस्था फ्यूडल सिस्टम को समाप्त कर दिया। फ्यूडल सिस्टम के तहत काफ़ी सारे गांव, काफ़ी सारा इलाका था वो उन फ्यूडल्स को, जमींदारों को मिला होता था, और वो कर वसूलते थे किसानों से और उसका आधा कर दिया जाता था सम्राट को। उसको ख़त्म कर दिया क्योंकि किसानों का शोषण हो रहा था, और किसानों को कर से, जो पुराना कर था, उससे मुक्त भी कर दिया। ये भी एक बेहतरीन कदम था।
नगरों में गिल्ड्स पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए थे। गिल्ड्स यूनियन होती थी जिसमें प्रवेश करना, नए लोगों के लिए प्रवेश करना, व्यापार शुरू करना आसान नहीं होता था, लेकिन अब ये प्रतिबंध हटा दिए गए, कोई भी व्यापार कर सकता था। बेहतर परिवहन और संचार सुविधाएं विकसित की उन्होंने पूरे देश में, उसमें सुधार किया। एक राष्ट्र और एक कर प्रणाली है, उसको उन्होंने लागू किया पूरे देश में। एक राष्ट्र एक कर प्रणाली, एकल मापतोल व्यवस्था है वो लागू की पूरे देश में। जहाँ जहाँ पर यूरोप में फ्रांस का शासन था, उन्होंने एक राष्ट्र एक मुद्रा की तरफ ही कदम उठाए। मुद्राओं की संख्या वो घटा करके 2 कर दी। पहले ये था कि थोड़ी सी दूरी पे जाने के बाद करेंसी बदल जाती थी, व्यापार में बड़ी समस्याएं आती थी। एक राष्ट्र एक कानून लागू किया। तो ये कदम थे, यानी एक राष्ट्र एक कानून, एक राष्ट्र एक मापतोल, एक राष्ट्र एक कर, एक राष्ट्र एक मुद्रा, एक राष्ट्र एक जैसा शासन, एक राष्ट्र एक भाषा। अब सब कुछ जो लोग शासन में थे, नेपोलियन के अधीन थे, उन्हें वो एक होने का भाव पैदा हुआ कि हाँ, हम इस देश से जुड़े हुए हैं। और ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद राष्ट्रवाद का भाव था कि हाँ, हम फ्रांस से जुड़े हैं, वो भाव, वो भावना, वो फीलिंग और मजबूत होती है। तो ये किसके कारण? नेपोलियन के, जो नेपोलियन कोड था या नागरिक संहिता थी, उसके कारण। तो ये नेपोलियन के कुछ कदम थे। ओके, उन्होंने सैन्य सेवाएं हैं उनको भी अनिवार्य कर दिया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा वो मैं साथ ही साथ बता दूं कि इसमें से अभी तक जो हमने किया उसमें से फ्रेडरिक सोरियो कौन थे, ये क्वेश्चन बन सकता है। उनकी 4 कलाकृतियाँ कौन कौन सी थी। दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्र राज्य क्या है, निरंकुशवाद क्या है, 1 मार्क्स के लिए। और उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन की विशेषताएं और नेपोलियन कोड है उसकी विशेषताएं क्या थी, या फिर इन्होंने कैसे राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। तो ये हम एक एक करके घटनाएं पढ़ रहे हैं, तो आप इसको अलग अलग मत पढ़िए, आप इनको जोड़ के देखिए कि कैसे ये जो घटनाएं घटित हो रही थी, इन्होंने वहाँ पर लोगों को एक करा था, यानी कि उसमें एक होने का भाव पैदा कर रही थी ये घटनाएं, कैसे वो उनको यूनिफाई कर रहे थे। तो ये छोटी छोटी घटनाएं जो घटित हो रही थी वो लोगों में एक भावना लेकर के आ रही थी कि हम इस देश से, इस राष्ट्र से जुड़े हुए हैं। तो ये था हमारा आज का पहला सेशन। थोड़ा लेंथी ज़रूर था, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि शुरुआत बहुत अच्छे से हुई होगी, आपको अच्छा लगा होगा कि अच्छा इसमें भी एक कहानी की तरह हम चलेंगे और सब कुछ स्मूथली होगा। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए। अगर आपको ये हमारा आज का सेशन एपिसोड अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।